आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा, थाईलैंड का एक्ट ईस्ट नीति में है विशेष स्थान। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश, चर्चा जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश सरकार ने सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों को किया पूरा भुगतान। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी। आज भी कई स्थानों पर छाए रहे बादल। अब समाचार विस्तार से। भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक तान शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और भारत थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत थाईलैंड संबंधों को महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि थाईलैंड का भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में विशेष स्थान है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। विधेयक प्रस्तुत करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिमों को ही मिल सकता है और कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि ये विधेयक भ्रामक है, इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। डॉक्टर हुसैन को बीच में रोकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सदन में चर्चा जारी है। लोकसभा ने कल रात विधेयक पारित कर दिया था। भोपाल नगर निगम ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। महापौर मालती राय ने 3611 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। नए बजट में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10%, पानी और ठोस अपशिष्ट पर 15% टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। बजट में एमआईसी को 1 करोड़ रुपए की निधि दी गई है। आज इंदौर नगर निगम का 8000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा पेश किए गए इस वार्षिक बजट में इस साल नया टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यमुना जयंती के अवसर पर आज खरसाली स्थित मंदिर के पुजारियों ने धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि 30 अप्रैल को मां यमुना की डोली पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में सुबह 8:28 पर यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। गंगोत्री के कपाट भी 30 अप्रैल को ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर अपनी पुरानी देनदारी चुकाकर नई दृष्टि से विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रही है। आज जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों के हित में लगभग 10 से 15 वर्ष तक पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी 7-8 साल पुरानी सारी देनदारी चुकाने का कार्य किया। डॉक्टर यादव ने कहा है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारियों का 100% भुगतान कर दिया गया है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर ही ऊर्जा विभाग के द्वारा पहली बार नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारी का 100% चुकारा कर दिया गया है, का भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार से जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है। और वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, हर विभाग को हमने अपने अपने दायरे में बेहतर से बेहतर करने का जो संकल्प लिया है, ये उसकी परिणति है, उसका ही लाभ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खंडवा जिले ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। नीति आयोग ने जिले के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करते हुए जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की है। इस उपलब्धि के लिए जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाने के प्रयास प्रमुख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि खंडवा की उपलब्धि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इस तरह की सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। श्योपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने पुस्तक विक्रेताओं और निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं कि 3 साल की अवधि तक न तो किसी विद्यालय द्वारा पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जाएगा, न ही गणवेश बदली जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ML गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालयों में चयनित बोर्ड से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम ही संचालित होंगे। किसी भी पालक और विद्यार्थियों की चिन्हित दुकानों से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विद्यालय में चलाई जा रही पुस्तकों की उपलब्धता सभी दुकानों पर सुनिश्चित करनी होगी। प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश और ओलावृष्टि के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर जिलों में ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन सहित 28 जिलों के लिए तेज हवा और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल संभागों में कल कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। पचोर, अशोकनगर, कुक्षी और कुरवाई में 10 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। आपको समाचार संक्षेप में। IPL क्रिकेट में 15वें मैच में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। धार जिला प्रशासन ने जिले की सीमा के बाहर पशु चारे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। शहडोल में 1 अप्रैल से औसत 11% जमीन के दाम बढ़ गए हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी गई है। नीमच कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। झाबुआ में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किए जाने वाले निरीक्षण के तहत कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा जिला कोषालय स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।